मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप अपने मेजबान रहीम अहमद खान के साथ। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। आज शाम थमा झारखंड में चुनावी शोरगुल। 1 जून को होगा अंतिम चरण का मतदान। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की बड़ी मुश्किलें। पूर्व सीएम समेत 3 लोगों की बड़ी न्यायिक हिरासत। बोकारो के अमृत सरोवर में डूबने से 3 बच्चों की मौत। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। और झारखंड में गर्मी ने बरपाया कहर। जनता का हाल बेहाल। तापमान 40 के पार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ 16 मार्च से देश भर में शुरू हुआ चुनावी शोर आज थम चुका है। इसके साथ ही 7वें और अंतिम चरण का प्रचार बंद हो चुका है। अब 1 जून को झारखंड की 3 सीटों पर भी वोटिंग होगी। जिन 3 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे उसमें दुमका, गोड्डा और राजमहल का नाम शामिल है। राजमहल को छोड़ दुमका और गोड्डा में बीजेपी का कब्जा है, जबकि राजमहल सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा जीते हुए सांसद और इस बार के उम्मीदवार भी हैं। इन तीनों सीटों पर खासतौर से मुकाबला इंडिया और एनडीए अलायंस के दरमियान बताया जा रहा है। दुमका से जहां इंडिया अलायंस की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नलिन सोरेन मैदान में है, वहीं भाजपा की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा की बाकी विधायक और सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन मुकाबले में है। जबकि राजमहल से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा के विरुद्ध बीजेपी के ताला मरांडी ताल ठोक रहे हैं। यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाकी विधायक लोबिन हेम्ब्रम के स्वतंत्र चुनाव लड़ने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इसके अलावा गोड्डा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रदीप यादव और बीजेपी से लगातार 3 बार सांसद रहे निशिकांत दुबे के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग ने आखिरी चरण के चुनाव के लिए तैयारियों को भी अंतिम रूप दे दिया। आज़ाद और मुंसिफाना तरीके से चुनाव मुकम्मल कराने के लिए लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं रांची के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि 7वें चरण के तहत राजमहल, गोड्डा और दुमका संसदीय सीट पर चुनाव का प्रचार गुरुवार शाम 5 बजे थम चुका है। इसी के साथ चुनाव प्रचार के कार्य से जुड़े सभी काम अब तेजी से किए जा रहे हैं। वहीं चुनाव वाले संसदीय इलाके से बाहर से गए राजनीतिक दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं को नियमानुसार अब वापस लौटना है। उन्होंने कहा कि गर्मी को देखते हुए मतदान के दिन मतगणना केंद्रों पर खास तौर पर इंतजामात भी किए गए हैं। बूथों पर गर्मी से बचने के लिए फैन, शेड, नींबू पानी, कुर्सी, मेडिकल सुविधा को बहाल कर दिया गया। वहीं दूरदराज के मतदाताओं को बूथ तक लाने और ले जाने के लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। 30 मई को आपका गोड्डा, राजमहल, दुमका में कैंपेन एंड हो जाएगी। उसके बाद तो वहाँ कोई भी पॉलिटिकल फंक्शनरी है बाहर से वहाँ गया हुआ मतलब अपने क्षेत्र छोड़कर उसी क्षेत्र छोड़कर बाहर आ जाना है। इसी का थोड़ा सा हम लोग का वोटर का असेस कर लेंगे। यहाँ पर 29.2% ऑफ वोटर है वो 30 का एज का नीचे है। ये ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी करके बोल सकते हैं इसमें। यहाँ पर 18 एज ग्रुप में 2.02 लाख है। 2029 में 13.55 लाख वोटर है। राजमहल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में महिला वोटर पुरुष वोटर से थोड़ा सा ज्यादा है। बाकी दोनों में पुरुष वोटर ज्यादा है। यहाँ पर हम लोग को वोटर का प्रतिशत देखेंगे 2019 का कंपेयर करने के समय में 16.63% वोटर है अभी ज्यादा है। वहाँ पर लगभग 53 लाख वोटर हम लोग को तीनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। वहीं 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए चुनाव आयोग की तैयारी अंतिम चरण में है। रांची संसदीय सीट के लिए कृषि बाजार समिति पंडरा में 4 जून को सुबह 8 बजे से काउंटिंग की जाएगी। इसके लिए 700 कर्मचारियों को आज पहले चरण की ट्रेनिंग दी गई।
इसके अलावा 2 जून को भी अलग से एक मर्तबा और ट्रेनिंग दी जाएगी। रांची के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली 8 एकड़ जमीन घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, निलंबित उप राजस्व कर्मी भानु प्रसाद और सद्दाम हुसैन की न्यायिक हिरासत की अवधि को अब बढ़ा दिया गया। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी को पीएमएलए की खास अदालत में उनकी पेशी हुई। अब सभी लोगों की अगली पेशी 16 मई को होगी। बता दें, ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर रांची के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा करने का इल्जाम उन पर लगाया है। मामले में पूछताछ के दौरान ईडी ने 31 जनवरी 2024 को पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार के बाद ईडी ने उन्हें 13 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। उसके बाद से वे लगातार न्यायिक हिरासत पर होटवार जेल में बंद है। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन आगामी 1 जून को दिल्ली में इंडिया अलायंस की होने वाली खास बैठक में शामिल रहेंगे। सीएम के प्रेस सलाहकार धर्मेंद्र गोस्वामी ने इस बात की जानकारी दी। धर्मेंद्र गोस्वामी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के अंतिम फेज का मतदान खत्म होने के बाद 1 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया अलायंस की बेहद खास बैठक बुलाई। इस बैठक में अलायंस के सभी प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया। इसमें लोकसभा चुनाव के संभावित परिणाम और चुनाव अभियान की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में राज्यों के सीएम चंपाई सोरेन भी शामिल रहेंगे। वहीं पाकुड़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने झारखंड मुक्ति मोर्चा दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा में न किसी को बुलाया जाता है और न जामुमों से किसी को भगाया जाता है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। आगे जामुमों से भागे हुए विधायकों के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कई बार इस तरह के भटकाव आ जाते हैं और ये तो निकला हुआ कैंची है, ना कैंची का काम इससे होता है, मतलब काटने का काम भी इससे बराबर नहीं हो पाता। उनका इशारा जाहिर तौर पर लोबिन हेम्ब्रम की तरफ था। वहीं उन्होंने इस मौके पर कहा कि आज हमारे नेता हेमंत सोरेन को साजिश के तहत जेल में डाल दिया गया, जिसके चलते अब झारखंड की जनता में भारी गुस्सा है। वहीं बेरमो के थाना इलाके के सदमा कला पंचायत के मुस्लिम टोला के 2 बच्चे खेलने के दौरान गायब हो गए। परिजनों के द्वारा अपने आसपास के इलाके में काफ़ी खोजबीन उनकी की गई। अंत में रात्रि पहर में ही पुलिस को इसकी सूचना दी गई। तीनों बच्चों के शव तालाब में तैरते नजर आए और लोगों का मंदिर परिसर में बने तालाब के किनारे हुजूम भी जुट गया। वहीं पेटरवार थाना प्रभारी कृष्ण कुमार कुशवाहा दलबल के साथ तालाब पर डटे हुए नजर आए। जैसे ही शव तालाब से निकाला गया, वे तुरंत उन्हें अपने कब्जे में लेकर तेनुघाट उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों ने बताया कि 2 बजे घर के सामने ही बच्चे खेल रहे थे, उसके बाद यह हादसा पेश आया। इसमें एक्चुअली सूचना जैसा मुझे प्राप्त हुआ है सुबह में कि 3 बच्चे यहाँ जो बगल में तालाब है वहाँ डूब गए हैं। तो स्थानीय स्तर के लोगों से सहयोग लेकर के बॉडी प्राप्त कर ली गई है और उसका आगे का प्रक्रिया के लिए अनुमंडल स्तरीय अस्पताल में भेजा गया है। जहाँ तक ये मुआवजा की बात है, अंचल स्तर पर या स्थानीय आपदा के तहत इसको पानी में डूबने का जो ये है केसेस हैं उसको घोषित किया गया है। इसमें जो भी सरकार के स्तर से उचित मुआवजा मिलने का इसमें प्रावधान है, उसमें दिया जाएगा आवेदन प्राप्त होने के पश्चात। वो पेटरवार प्रखंड के अंतर्गत वो आज पेटरवार ब्लॉक के पीछे स्थित अमृत मानसरोवर तालाब में 3 छोटे छोटे बच्चों तकरीबन उम्र 12 से 15 की उम्र के बीच के लोगों को शव प्राप्त हुआ है। उसको पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल। वहीं जमशेदपुर में गोलमोरी स्थित फ्लिपकार्ट ऑफिस में काम करने वाले डिलीवरी बॉय हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल का ऐलान करने से सारा कामकाज ठप पड़ गया है। डिलीवरी बॉय का कहना है कि उनका पार्सल का रेट घटा दिया गया है, इसी वजह से वे हड़ताल पर गए हैं। फ्लिपकार्ट के ऑफिस में लोगों का जितना सामान आया है सब पड़ा हुआ है। डिलीवरी नहीं होने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिलीवरी बॉय ने बताया कि मल्टीपल पार्सल का रेट घटा दिया गया। एक पार्सल पर उन्हें 14 रुपये मिलते हैं, लेकिन अगर एक डिलीवरी बॉय 5 पार्सल लेकर जाएगा तो एक पार्सल का उसे 15 रुपये मिलेगा और बाकी पार्सल पर उसे आधा
यानी 7.5 रुपये प्रति पार्सल दिया जाएगा। हर शहर में ये रेट लागू कर दिया गया है, लेकिन वे लोग जमशेदपुर में रेट लागू नहीं करने देंगे। अन्य डिलीवरी बॉय ने बताया कि वह 2 साल से काम कर रहा है। आज तक पार्सल की डिलीवरी रेट नहीं बढ़ाई गई और अब इसे कम करने की बात की जा रही है। हमारे और हम यहाँ पे 2 साल से काम कर रहे हैं। 2 साल से जो रेट देख रहे हैं वही रेट है, 1 रुपया भी बढ़ा नहीं है, लेकिन अभी मल्टीपल पार्सल में रेट घटाया जा रहा है। तो ये हम होने नहीं देंगे, चाहे आप जो कर ले और अपना हम लोग लागू करके रहेंगे। जमशेदपुर में खोले गए सभी बारों के लाइसेंस का अब सत्यापन किया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम के वरीय आरक्षी अधीक्षक ने कहा कि सभी थाना प्रभारी को इस बारे में हिदायत जारी कर दी गई। बार के लाइसेंस का सत्यापन उत्पाद विभाग के सहयोग से अब किया जाएगा। देखिए, सभी थानों को इस हेतु निर्देशित किया गया है कि जो भी बार्स जमशेदपुर में संचालित हो रहे हैं उन बार का एक बार एक्साइज विभाग के साथ सत्यापन अवश्य कर लें। साथ ही साथ ये सुनिश्चित करें कि जो समय सीमा बार के लाइसेंस में तय की गई है उस समय सीमा के अनुरूप ही बार खुलें और उस समय तक निश्चित रूप से वो बंद हो जाए, नियमों का पालन हो। साथ ही साथ जो उम्र सीमा तय की गई है उस उम्र सीमा के नीचे के व्यक्तियों को किसी भी परिस्थिति में शराब न बेची जाए न परोसी जाए। इसके अलावा जो भी व्यक्ति वहां पर खासतौर पर सुरक्षा के नाम पर रखे जा रहे हैं बारों में, उन लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से कराया जाए। और तेनुघाट जेल में बंद विचाराधीन कैदी जेल से गिरकर जख्मी हो गया, जिसे जेल पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। कैदी बेरमो थाना इलाके के पिछड़े निवासी 85 साल के केदारनाथ वर्मा है, जो मारपीट के मामले में कुछ दिनों से तेनुघाट अनुमंडलीय जेल में बंद थे। जख्मी कैदी की हालत गंभीर बताई जा रही है। कैदी कैसे गिरा इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। जेल के सिपाही शंकर प्रसाद ने बताया कि गिरने से जख्मी हुए हैं और मारपीट के दौरान उनका हाथ पहले से ही टूटा हुआ है। कौन है? ये कैदी है, सवेरे गिर गया है ये। हाँ, ये गिर गया, अचानक गिर गया। कहाँ से लाए हैं अभी इसको? जेल से लाए, 3 घंटे जेल से लाए हैं। अभी उसका हाथ कैसे प्लास्टर किसने किया? ये पहले आया था, ये जब जेल में आया था ना तो ऐसे आया था। और हजारीबाग में बढ़ती गर्मी के बीच तरबूजों की मांग बढ़ने से किसानों में खुशी देखी जा रही है। तरबूज की खेती में हजारीबाग जिले ने पिछले कुछ सालों में पूरी रियासत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मकामी किसान ये बताते हैं कि चुरचू प्रखंड में लगभग 20 एकड़ में तरबूज की खेती की गई, जो काफी फायदेमंद साबित हुई। और अब बात करेंगे मौसम से जुड़ी खबरों की। राज्य भर में गर्मी का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान रांची समेत रियासत के 18 जिलों का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहा। मौसम विभाग ने आज पलामू, गढ़वा और चतरा के लिए सीवियर हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कल भी हालात ऐसे ही रहने की उम्मीद है। वहीं गर्मी को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की। साथ ही गर्मी को लेकर चुरचू उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित डॉक्टर मेगा सिन्हा ने बताया कि जब भी घर से बाहर जाएं तो अच्छी तरह से पानी पीकर निकले, डिहाइड्रेशन से आप बच जाएंगे। जब से गर्मी आई है, मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है उसमें, तो हम यही सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ, लिक्विड फूड्स लेके निकले। बाहर खाली पेट नहीं निकलना है। जो भी चीज़ खाएं और अपने पास हमेशा एक ORS का पैकेट रखें। और अगर कुछ भी सिम्टम्स आता है, जैसे कि उल्टी लगना, अचानक से शरीर गर्म होना और ये लूज़ मोशन होना, तो तुरंत अस्पताल में आएँ और आके जो भी प्रिकॉशंस और जो भी इनिशियल मैनेजमेंट होता है वो हम लोग करेंगे। तो फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगी कि सब लोग अपना ध्यान रखें और लिक्विड फूड्स और ये सब जितना भी अभी फ्रूट्स वगैरह। बम्बू मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर अजय की पहल से TNB कॉलेज में देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब काफ़ी पहले से शुरू हो चुका है। अब वो आगे कहते हैं, देश में ये पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब है जहां पर बांस के पौधे तैयार किए जाते हैं। ये मीठे बांस के पौधे हैं। उन्होंने कहा कि अभी हम वन विभाग की मदद से पौधे लगाने का काम कर रहे हैं। पेश है तफसील के साथ हमारी खास रिपोर्ट। मैं लूंगा आपसे इजाज़त। देखते रहिए मुंसिफ TV न्यूज़। देश कृषि प्रधान है और अपने इस भारतवर्ष में वृहद पैमाने पर मीठे बांस की खेती की जा रही है। बिहार भागलपुर के तिलकमाझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत TNB कॉलेज में
देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब है, जहां मीठे बांस के पौधे बड़े पैमाने पर तैयार किए जा रहे हैं। इस मीठे बांस के पौधे को पूर्ण रूपेण व्यावसायिक रूप में लाने के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। वन विभाग भी इसमें अहम भूमिका निभा रही है। यहाँ के बम्बू टिश्यू कल्चर लैब से तैयार मीठे बांस के पौधे छपरा, सीवान, पूर्णिया सहित कई जगहों पर भेजे गए हैं। पहले ये आपको केवल जंगल झाड़ियों या अड्डे पर देखने को मिलती थी, लेकिन अब इसकी खेती की तरफ किसान भी आकर्षित हो रहे हैं। वहीं भागलपुर में देश का पहला टिश्यू कल्चर लैब है, जो बड़े पैमाने पर बांस के कई किस्म के पौधों को तैयार कर रहा है। उसमें से खास है मीठे बांस। ये बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा है। प्रोफेसर विवेक कुमार सिंह थे उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो उनका ये था कि यहाँ पे लैब एक खुले। तो पहले और जगह भी प्लानिंग में आया था। जब जाना कि हमारे बारे में कि इनकी एक्सपर्टाइज है, तो वहाँ पे फाइनली सिलेक्शन हमारा हुआ। यहाँ पे इस लैब का हम लोगों ने किया। तो निश्चित तौर पे विवेक का उसमें विजन भी रहा था, जो अभी बिहार के विकास कमिश्नर भी हैं। उसके बाद यहाँ पे ये लैब हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया और इससे दो फ़ायदा था। एक फ़ायदा ये था कि हमारे स्टूडेंट को, जो पीएचडी स्टूडेंट हैं ये हैं, तो यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी हो गई थी और हम एडवांस लैब हम फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। तो ये हुआ कि हमारे स्टूडेंट को, पीएचडी स्टूडेंट को ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमको मिल जाएगा और बदले में जो प्लांट हम प्रोड्यूस करेंगे वो वन विभाग, बिहार सरकार इसको लेगी। तो इसमें हम लोगों ने सेलेक्ट किया था बम्बू स्पेसीज, क्योंकि बम्बू जो है ये इसको हम लोग रिन्यूएबल गोल्ड करते हैं, ग्रीन गोल्ड भी करते हैं। और किसी भी पौधे की तुलना में जो बांस का पौधा है वो मैक्सिमम CO2 सिक्वेस्ट्रेशन करता है। यानी जो आपका अभी जलवायु परिवर्तन जो सबसे बड़ी अभी समस्या बनी हुई है, तो उसका प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। और बांस जो है जो मैक्सिमम रेट से CO2 सिक्वेस्ट्रेशन करता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, फोटोसिंथेसिस, यानी कार्बनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करके और उसको सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। तो जो हमारे लिए हानिकारक है उससे फर्टिलिटी में कन्वर्सन कर दिया। और बांस एक ऐसा है जो वेल सब्स्टिट्यूट ऑफ टिम्बर, तो हमारा टिम्बर भी नहीं होगा। और प्लास्टिक ये जो है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, इट कैन बी वेरी गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स ऑल्सो। तो अगर रॉ मटेरियल उपलब्ध होगा तो बांस की काफ़ी ज़्यादा रोजगार और काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री हम लोग फैला सकते हैं बिहार में। तो पहले इसका मैसिव प्रोडक्शन किया जाए, तो कि टिश्यू कल्चर टेक्निक से सो हम लोग यहाँ पे मैसिव प्रोडक्शन करें। और फैक्ट ये है कि इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे सो आपका कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है टिश्यू कल्चर से। तो ये फर्स्ट लैब है हमारा कि हम लोगों ने यहाँ पे खुद का प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज किया और अभी कमर्शियली जो मोस्ट ऑफ द वायबल स्पेसीज है तो उसका हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्शन करना शुरू किया। तो करीब 8 स्पेसीज बांस का हमारे पास प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड। तिलकमांझी विश्वविद्यालय अंतर्गत लैब बिहार सरकार के वन विभाग द्वारा स्पॉन्सर्ड लैब है। पहले बांस के टिश्यू को शोध कर रहे छात्रों द्वारा यहाँ तैयार किया जाता है। जब ये तकरीबन 3 फीट के हो जाते हैं तब उसे वन विभाग को सौंप दिया जाता है। वन विभाग से लोग बिहार के अलग अलग जिलों तक ले जाते हैं। क्योंकि हमारा जो प्लांट है वो 0 स्टेज का है, तो उसकी लाइफ है 100 से 125 साल तक। सर, आम लोगों को ये कैसे मुहैया होगा? आम लोगों के लिए ही तो बताया कि वन विभाग के थ्रू वो अभी निकला हुआ है गवर्नमेंट का। हमने दिखाया अभी आपको कि 30 तारीख तक अप्लाई करने का डेट है, तो 30 तारीख तक वो अप्लाई करेंगे। हाँ, और वन विभाग के थ्रू आराम से उनको मिल जाएगा ये प्लांट। ठीक है। हम प्रोफेसर AK चौधरी, हम यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में प्रोफेसर हैं और PG बायोटेक्नोलॉजी के हम हेड भी हैं यहाँ, और इस लैब के हम प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। तो एक यहाँ पे लैब हम लोगों ने टिश्यू कल्चर का खोला है बम्बू का, और एक बायोडाइवर्सिटी पार्क अररिया में खुला है, तो उसके भी हम ही PI हैं। तो अररिया भी हम मॉनिटर ऑनलाइन करना पड़ता है और सैटरडे संडे जाके वहाँ हम कवर करते हैं। बम्बू मैन ऑफ बिहार और टिश्यू कल्चर लैब के नाम से मशहूर हेड प्रोफेसर डॉक्टर अजय चौधरी ने बताया कि भारत का ये पहला लैब है जिसमें इतने वृहद पैमाने पर
बांस का उत्पादन किया जा रहा है। एक बार में लगभग 2 लाख पौधों को तैयार किया जाता है। वहीं इसकी खेती करने पर किसानों को भी अब 2 गुना मुनाफा हो रहा है। एक बार की लागत से करीबन 100 साल से भी ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। बंजर ज़मीन और वैसी ज़मीन जहां पर अन्य खेती होने की संभावना नहीं है या कम है, वहां पर भी कई किस्म के बांस की खेती की संभावना है। सनातन धर्म में भी बांस की महत्वता काफ़ी अधिक है। एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डेंड्रोकैलामस स्टॉक्सी, उसका भी हम लोगों ने प्रोडक्शन किया। फिर आया कि मीठा बांस जो है डेंड्रोकैलामस एस्पर और डेंड्रोकैलामस हैमिल्टोना, हम लोगों ने इसका भी स्टैंडर्डाइज किया। तो ये और लैब में काम हुआ, लैब तक ही कन्फाइंड रहा, प्रोडक्शन स्टेज में नहीं आया। हम लोग इसको प्रोडक्शन स्टेज में ले आए। ये इसलिए भी ज़रूरी है ये स्वीट बम्बू कि इसका कोपला जो है हमारे यहाँ उतना फूड इसका टेस्ट डेवलप नहीं है, लेकिन इसका एक्सपोर्ट वैल्यू काफ़ी है। देयर आर मेनी कंट्रीज, यहाँ काफ़ी डिमांड है इसका। और उसका कटलेट, पिकल्स, इसका जो है हाई डिमांडिंग है। तो अगर मान लीजिए कि इसका हम प्रोपगेशन खूब करावें टिश्यू कल्चर के माध्यम से और वन विभाग के द्वारा इसको लगाया जाए, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी इसकी बन सकती है कि उसको प्रोसेस करा के और उसका एक्सपोर्ट हो, तो वो एक्सपोर्ट वैल्यू भी हमारा आ सकता है, उससे रेवेन्यू जनरेट करेगी हमारे यहाँ। सेकंड क्या है, इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, कैंसर में भी बचाव में कारक होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट तो लोग ऐसे भी खा सकते हैं। फिर जब हमारे यहाँ टेस्ट डेवलप करेगा तो हमारे यहाँ के लिए भी रॉ मटेरियल होगा, धीरे हम लोग का भी टेस्ट डेवलप करना शुरू होगा। तो यहाँ पे अभी पे हम लोग जो टेक्निक करते हैं, जो टिश्यू कल्चर से जो बायोटेक्नोलॉजी का ब्रांच है, और इसमें हम लोग दोनों टेक्निक करते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस से भी करते हैं और सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस से भी करते हैं। उस प्रक्रिया से प्लांट का जो बेस्ट जर्म प्लाज्म है हम लोगों ने कलेक्ट किया इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर से विथ नॉन CPC, उसको हम लोग जर्म प्लाज्म लाए यहाँ। जर्म प्लाज्म को हम लोगों ने प्रिजर्व किया और उससे आइसोलेट करके हम लोग कल्चर तैयार करते हैं लेबोरेटरी में, और उस कल्चर से हम पहले सीडनिंग कराते हैं। वो हालांकि वो ग्रोथ चैम्बर में डेवलप होने के बाद फिर हार्डनिंग की प्रक्रिया होती है। जब बाहर निकालते हैं तो ग्रीन हाउस में और नेट हाउस में हार्डनिंग करके यहाँ से हम लोग प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को, वन विभाग को 3 से 4 फीट के हाइट पर। तो अभी तो टुल्डा बल्कुआ का मैसिव प्रोडक्शन हो रहा था, जिनका कि अभी हुआ है कि एम्बैंकमेंट में जो फ्लड जोन एरिया उसके एम्बैंकमेंट में भी लगाया जाए। अभी जमुई में हाल में भेजा गया है, फिर भोजपुर में भी भेजा गया है। अभी बिहार सरकार ने एक योजना चलाई है, कृषि वानिकी योजना। कृषि वानिकी योजना में क्या है कि एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ भी इसको जोड़ा गया कि जो किसान अपने खेत में चाहे कि अगर लगावें प्लांट को, तो उनको 10 रुपया पर प्लांट बम्बू का टिश्यू कल्चर रेस प्लांट हाई क्वालिटी जर्म प्लाज्म वाला उनको मिल जाएगा वन विभाग के थ्रू। और 3 साल के बाद जितना प्लांट सर्वाइव करेगा तो सरकार उसको 60 रुपया पर प्लांट उसको वापस करेगी, और जो 10 रुपया करके वो जमा करेंगे वो भी उनको वापस हो जाएगा। यानी मान लीजिए 1 हेक्टेयर में किसी ने लगाया और उसका 60,000 रुपया जो है वो मिलेगा, और 10,000 रुपया जो उनका लगा वो भी 70,000 रुपया उनको मिल जाएगा वापस। और ये जो प्लांट है ये 4 साल के बाद आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। 20 वर्षों से पेड़ पौधों पर शोध कर रहे PTCL के परियोजना निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय बांस मिशन और राज्य बांस मिशन के अंतर्गत वन विभाग मीठे बांस के पौधे बड़े पैमाने पर लगवाएगा। किसानों को वन विभाग से 10 रुपए में ये पौधे मिलेंगे। 3 साल बाद इन पौधों की फिर जांच की जाएगी। अगर किसानों द्वारा लगाए गए 50% से अधिक पौधे बचे रहते हैं तो वन विभाग की ओर से देखभाल के लिए प्रति पौधा 60 रुपये दिए जाएंगे और बांस के पौधे की कीमत 10 रुपये भी वापस कर दिए जाएंगे। पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बांस काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इसका पौधा सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ता है, जिस वजह से वह ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक देता है, और इसी वजह से हमारे पर्यावरण को भी फ़ायदा मिलता है। इसकी खेती से बिहार में उद्योग को भी बढ़ावा मिल सकता है। बांस का उपयोग पेपर इंडस्ट्री, फर्नीचर और इससे दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने वाले सामान से भी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं बांस से एथेनॉल भी अधिक मात्रा में तैयार होता है। बम्बू मैन ने बताया कि खासकर पूरे बिहार में मीठे बांस की खेती होती है तो बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि मीठे बांस से अचार,
चिप्स, कटलेट के अलावा कैंसर की दवाइयाँ भी तैयार की जा रही है। खासतौर पर बांस की कई प्रजातियों का प्रयोग चीन, ताइवान, सिंगापुर इस तरह के बड़े देशों में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। बांस को प्लास्टिक का सबसे बड़ा विकल्प भी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।